ओके। ओके जी। सो अब हमने क्या किया कि हाँ बेटा, एम्पेरिकल फॉर्मूला बता देंगे आपको, बता दूंगा। बस ये हो जाए फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, मैं ये आपको कह रहा था कि बेटा, जो आपका सरफेस एरिया आपका जैसे जैसे इंक्रीज होता जाता है ना, वैसे वैसे आपका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों इंक्रीज होते हैं। वेंडर वॉल फोर्स बेसिकली आपकी जो है वो स्ट्रांग होती जा रही है। वेंडर वॉल फोर्स आपकी क्या होती जा रही है? स्ट्रांग होती जा रही है, जैसे जैसे आपका सरफेस एरिया इंक्रीज होता जा रहा है। ओके, लेट्स सपोज ये आपका एक मॉलिक्यूल है जिसका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट मैं आपको सामने शो करता हूँ, जरा देखिएगा। इसका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जरा और से देखना यार जरा। ओके, ए लेट्स सपोज बेटा, ये इसका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। सी दिस इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। ये वाला, ये इसका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। ओके जी, अभी आपको समझ आ जाएगा बेटा, नो प्रॉब्लम। दिस इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। मैं सपोज कर रहा हूं मेरे बच्चों कि दिस इज 75%। दिस इज 75% अटैचमेंट। सरफेस एरिया ज्यादा है। अब मैं एक और काम करता हूँ, गौर से देखिएगा जरा। अब मैं एक और काम करता हूँ। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि दिस इज द बॉक्स, दिस इज द बॉक्स। ओके मेरे बच्चों, और उसका जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है वो कुछ ये है। इसका जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है वो लेट सपोज 50% है। 50% पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। राइट, ओके। ओके, अब आपको मैं कहता हूं कि आपके पास एक और बॉक्स है। लेट सपोज दिस, और इसका जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है वो 50% से भी कम है। 50% से भी कम है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। लेट्स सपोज 30%। तो देख रहे हो आप, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ही कम है, वो क्या इतने मतलब एक दूसरे से इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखेंगे? तो बेटा इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं कि जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होती जा रही है तो आपका सरफेस एरिया डिक्रीज होता जा रहा है। जब आपका सरफेस एरिया डिक्रीज होता जा रहा है तो ऑब्वियसली आपकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होते जा रहे हैं। एक तो ये फैक्टर है, एक तो मेरे बच्चों ये फैक्टर है। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? दूसरा, जस्ट लुक एट दिस। CH3, CH2F, CH3CH2Cl, CH3CH2Br। मैं इन तीनों का कंपैरिजन करा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? इन तीनों का कंपैरिजन करवा रहा हूँ। ओके जी। तो फ्लोरोईथेन वर्सेस क्लोरोईथेन वर्सेस ब्रोमोईथेन बॉइलिंग पॉइंट्स। मैं बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन करवा रहा हूँ। तो याद रखिएगा बेटा, फ्लोरोईथेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो ज्यादा है क्लोरोईथेन से, और क्लोरोईथेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है ब्रोमोईथेन से। तो अगर मैं इसका ट्रेंड बनाऊं आपके सामने तो मैं कहूंगा बॉइलिंग पॉइंट इज गोइंग टू डिक्रीज। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। पता है क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी एक फैक्टर होता है इसमें, क्योंकि हेलोजिनो एल्केन डिस्कस कर रहे हैं तो हमारा वास्ता किसके साथ है? हेलोजिन्स के साथ है। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो याद रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी वेंडर वॉल फोर्स पे डिपेंड करती है। याद रखिएगा ये बात, याद रखिएगा ये बात। तो देख, लेट सपोज मैं अगर कंपैरिजन कराऊं बेटा, CH3, यानी कि इसको मैं अगर डिस्प्लेड बनाऊं ताकि आपको समझ आए, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, ये पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल
पॉजिटिव। मैं इन दोनों का कंपैरिजन करा रहा हूँ। तो बेटा ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ओके। स्ट्रॉन्गर पार्शियल चार्जेस। स्ट्रॉन्गर पार्शियल चार्जेस, ये जो है ये वीक लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू फ्लोरीन। और वीक पार्शियल चार्जेस है। तो इसलिए इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। और यहाँ पर जो है वो, सॉरी सॉरी उल्टा कह दिया, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है और वहां पर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। बेटा क्या मेरी बात सबको समझ आ रही है? आगे चलूं बेटा? ओके। ओके, गुड 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 गुड। ओके। सो ओके। सो आगे आ जाओ जरा। बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो हमने इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट देखा। ओके। फिर हमने इसमें सर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस डाउन द, कौन कह रहा है ये? बासिल कह रहा है सर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ऑफ एल्काइल हैलाइड। हाँ, एल्काइल हैलाइड का आप अगर देख लो, यानी आप अगर अपने हैलोजन को आप कांस्टेंट रखो, अगर आप अपने हैलोजन को कांस्टेंट रखो, यानी कि एल्काइल ग्रुप को कांस्टेंट रखो और फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन को चेंज करते रहो, तो बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। ओके। अब जरा आगे आओ बेटा, किस पर? इनकी सॉल्युबिलिटी पर। अब जरा आगे आओ इनकी सॉल्युबिलिटी पर। अच्छा, एक और चीज मैं आपको साथ साथ बताता रहूं बेटा, ये जो मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहा हूँ ना, ये जो मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहा हूँ, तो याद रखिएगा इसमें एक और चीज भी इन्वॉल्व होती है। दैट इज व्हाट? एटॉमिक मास। दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो तो लेट्स सपोज, अब मैं दो चीजें आपको बताऊंगा। एक आपके पास है क्लोरोईथेन, एक आपके पास है क्लोरोईथेन, और एक आपके पास है ब्रोमोईथेन। अब जरा गौर से देखिएगा, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं मैं। एक आपके पास है ब्रोमोईथेन। बेटा इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज्यादा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें ज्यादा है और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कम है। क्यों पता है क्यों? क्योंकि ब्रोमीन का जो प्रोटॉन नंबर है वो ज्यादा है और जो क्लोरीन का प्रोटॉन नंबर है वो कम है। इसका जो प्रोटॉन नंबर है वो आई थिंक सो 17 है। और कोई बताएगा मुझे ब्रोमीन का प्रोटॉन नंबर कितना होता है? यस।
ब्रोमीन का प्रोटॉन नंबर कितना होता है बेटा, देखिएगा जरा पीरियोडिक टेबल में। 35। 35। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा होते हैं तो भी बॉइलिंग पॉइंट पे उसका इफेक्ट आता है, क्योंकि डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जो मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की है ना, ये जो मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की है, एक चीज और याद रखना आप लोग, क्योंकि ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो परमानेंट डायपोल जो है, दिस इज द परमानेंट डायपोल, दिस इज द परमानेंट डायपोल। हमने आपको बहुत पहले बताया था कि पोलर के बिटवीन जो है वो परमानेंट डायपोल होता है। दिस इज द परमानेंट डायपोल। एज कंपेयर टू परमानेंट डायपोल, बॉइलिंग पॉइंट पर जो इफेक्ट होता है ना, जो डोमिनेंट फैक्ट करता है, वो कौन होता है? टेम्पररी डायपोल होता है। आपको पता है कि टेम्पररी डायपोल जो है वो डोमिनेंट इफेक्ट है उसका, वो डोमिनेंट इफेक्ट है उसका, याद रखिएगा ये बात। तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए मैं एक चीज नोट आपको ये बता रहा हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि परमानेंट डायपोल permanent dipoles are not very important, not very important for the determination of boiling points, बल्कि temporary dipole plays a vital role in predicting boiling points of halogenoalkene, boiling points of halogenoalkene। तो अब मेरी जो ये बात थी ना यहाँ पर बेटा, इस बात को मैं कॉपी कर रहा हूं दोबारा से। हमने जो यहाँ पर बात कही, इसको जरा देखिएगा बेटा, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ दोबारा, कुछ ऐसे करके, ये देखिएगा जरा बेटा। अब मैं आपको कह रहा हूँ, चूंकि परमानेंट डायपोल जो है वो इतना स्ट्रांगली उसको अफेक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि टेम्पररी डायपोल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो अब मैं आपको क्या कहूंगा, जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है, ऐसे जब हम जाएंगे ना, तो आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बढ़ रही है, यानी परमानेंट डायपोल तो आपका है ही है, लेकिन चूंकि जो आपका डोमिनेंट फैक्टर है वो टेम्पररी डायपोल है, और टेम्पररी डायपोल डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया, ब्रोमीन का प्रोटॉन नंबर देख लो, क्लोरीन का प्रोटॉन नंबर देख लो, फ्लोरीन का प्रोटॉन नंबर देख लो। प्रोटॉन नंबर का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट अब आपका क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो याद रखना बेटा। ओके बेटा, यहाँ तक सबको क्लियर है? आगे चलूं मैं? ओके, गुड हो गया जी, गुड हो गया। कौन बताएगा मुझे कि ये वाटर में सॉल्यूबल होते हैं या इनसॉल्यूबल होते हैं? यस, कौन बताएगा मुझे ये वाटर में सॉल्यूबल होते हैं या इनसॉल्यूबल होते हैं? यस, आसिया कह रही है सॉल्यूबल। और कौन क्या कह रहा है बेटा? खदीजा कह रही है इनसॉल्यूबल होते हैं। हाँ जी, खदीजा क्यों इनसॉल्यूबल होते हैं? यस, खदीजा, व्हाई दे आर इनसॉल्यूबल? यस, because they सॉल्यूबल एज दे cannot आर be पोलर। formed अयान कह रहा है, बासिल कह by रहा है स्लाइटली hydrogen. सॉल्यूबल। Hydrogen bonds cannot be formed by water. ओके, ओके, ओके। बासिल क्यों स्लाइटली सॉल्यूबल बेटा, बासिल? सर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो फिर तो इनको ज्यादा सॉल्यूबल होना चाहिए, आप कह रहे हो स्लाइटली सॉल्यूबल है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो फिर तो हाईली सॉल्यूबल होना चाहिए। फैसल कह रहा है नॉट सॉल्यूबल। क्यों भाई फैसल, वाई?
ये बहुत मजेदार वाला टॉपिक है, टाइट वाला। देखो बेटा, इनकी सॉल्युबिलिटी की अगर मैं बात करूँ ना, तो बेटा दे आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। दे आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। अब एक गौर से सुनना बेटा, एक बच्चे ने भी जवाब दिया था मुझे स्लाइटली सॉल्युबल का, उसका रीजन सुनिएगा जरा। स्लाइटली soluble in water. Okay, but 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 more soluble in organic solvents. But more soluble in organic solvents. But more soluble in organic solvents. अच्छा मेरे बच्चों, अब एक चीज याद रखिएगा कि इसका मैं रीजन देने लगा हूं, जो कि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बात है आप लोगों के लिए। रीजन इसका ये है कि लेट्स सपोज दिस इज योर एल्काइल हैलाइड। आर बोले तो कोई भी एल्काइल ग्रुप, और एक्स बोले तो कोई भी हैलोजन। मुझे कोई बताएगा कि हैलोजन यानी कि एल्काइल हैलाइड और एल्काइल हैलाइड के बिटवीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन सी होगी? परमानेंट होगी या टेम्पररी डायपोल होगी? यस, कोई बताएगा मुझे? Temporary. बेटा पोलर के बिटवीन जो फोर्स होती है ना वो परमानेंट होती है। मैं इसको कह रहा हूं कि ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है। मैं इसको कह रहा हूं कि ये क्या है? डायपोल डायपोल अट्रैक्शन है। अच्छा दूसरा मुझे बताइए कि ये है आपका वाटर, ये भी आपका है वाटर, और सबको पता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये भी सबको पता है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बेटा आप मेरी बात को पहले सुने और फिर मैं आपसे जवाब पूछूंगा। मैं आपको ये कह रहा हूं, जब आपका एल्काइल हैलाइड वाटर में सॉल्युबल होगा तो उसका नया बॉन्ड बनेगा किसके साथ? वाटर के साथ, कुछ ऐसे करके। मैं आपको ये एक बात कह रहा हूं क्या, कि जब आपका एल्काइल हैलाइड यानी कि आर एक्स जब वाटर में सॉल्युबल होगा तो इसका नया बॉन्ड बनेगा किसके साथ? वाटर के साथ। गौर से सुनिएगा, अभी मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ बेटा, अभी मैं आपसे पूछता हूँ। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि दिस इज योर वाटर and this is partial negative, this is partial positive, this is partial positive, partial negative, partial positive। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब आपका एल्काइल हैलाइड वाटर में सॉल्युबल हो जाता है तो नया बॉन्ड बनता है, यानी कि कुछ ये वाला, दिस इज द न्यू बॉन्ड। और मेरे बच्चों आपको ये बात भी पता है कि जब न्यू बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। अब मुझे ये बताइए कि जब ये बॉन्ड बन रहा होगा, बॉन्ड बनने से पहले ये इस बॉन्ड को टूटना पड़ेगा, क्या मैं सही कह रहा हूँ? जब तक नया बॉन्ड नहीं बनेगा जब तक ये बॉन्ड आपस में टूटेंगे नहीं। क्या मैं सही कह रहा हूँ बेटा? इज दैट क्लियर? Yes, sir. हाँ, अब जब भी बॉन्ड ब्रेक होता है, जब भी बॉन्ड आपका ब्रेक डाउन होता है उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। जब भी आपका बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। यानी कि मैं आपको ये कह रहा हूं, अगर आपका नया बॉन्ड बनना है तो बेटा फिर इस हाइड्रोजन बॉन्ड को टूटना पड़ेगा, और इस एल्काइल हैलाइड वाले बॉन्ड को भी टूटना पड़ेगा। अगर ये नहीं टूटेंगे तो नया बॉन्ड नहीं बनेगा। मैं आपको ये कह रहा हूं बेटा कि लेट्स सपोज इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, जबकि जो बॉन्ड बनता है ना तो इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती है। मैं आपको ये कह रहा हूं जब ये नया बॉन्ड बनेगा तो लेस एनर्जी इज रिलीज्ड, तो लेस एनर्जी इज रिलीज। बेटा मैं किसी भी एक बच्चे से पूछ लूंगा, मेरी बातों को दोबारा से एक्सप्लेन करो, और से सुनना मेरी बात। अब मैं कह रहा हूँ कि लेस एनर्जी रिलीज, ये जो एनर्जी यहाँ से रिलीज होती है ना इसकी इतनी औकात नहीं है कि वो इस बॉन्ड को तोड़ सके। ये याद रखना मेरी बात। इतनी एनर्जी तो रिलीज हो कम से कम यार, कि वो इस बॉन्ड को तो तोड़े ताकि वो वाटर में सोल्यूबल हो जाए।
लेकिन इतनी एनर्जी रिलीज ही नहीं हो रही है। इतनी तो एनर्जी दो ना तुम, कि वो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करे। जब तक ये टूटेगा नहीं, ये नहीं ब्रेक डाउन होगा, तो ये आपस में कैसे बॉन्ड बनाएंगे? कभी भी नहीं हो सकता ऐसा। तो बेटा जो एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है, वो इतनी स्ट्रांग एनफ नहीं है, वो इतनी स्ट्रांग एनफ नहीं है, वो इतनी स्ट्रांग एनफ नहीं है कि वो इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर सके। so that's why they are insoluble in water, they are slightly soluble in water, they are slightly soluble in water। इतनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए कि वो इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करे। अगर इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एग्जैक्टली अयान, बॉन्ड ब्रेकिंग रिक्वायर्स मोर एनर्जी देन बॉन्ड मेकिंग। एग्जैक्टली यू आर सेइंग राइट, बिल्कुल सही कह रहा है अयान, कि बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वो रिक्वायर्स मोर एनर्जी बेटा। तो कहां से लाऊं मैं इतनी एनर्जी के वो इनको तोड़े? जब तक टूटेंगे नहीं तो नया बॉन्ड नहीं बनेगा। दिस इज द रीजन दे आर स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। और जब आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेते हैं ना, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ जब आपका हैलोजन बॉन्ड बनाता है ना, तो जब बॉन्ड नया बन रहा होता है तो इतनी सफिशिएंट एनर्जी रिलीज होती है कि वो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर देता है। क्योंकि बेटा, बेटा आपको पता है ना कि ऑर्गेनिक में सिर्फ वेंडर, यानी कि सिर्फ टेम्पररी डायपोल होता है, आईडी आईडी होता है, इंड्यूस डायपोल होता है, परमानेंट नहीं होता है ना? परमानेंट नहीं होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। तो वो तो वीक अट्रैक्शन है। तो जैसे ही नया बॉन्ड बनेगा, उससे जो एनर्जी रिलीज हो रही होगी, इतनी स्ट्रॉन्ग एनफ होगी कि वो उसको ब्रेक डाउन कर दे। तभी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये अच्छे सॉल्यूबल हैं, तभी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये अच्छे सॉल्यूबल हैं। बेटा ये याद रखिएगा, ये बहुत गोल्डन बात है। ओके, तो अब मैं इसको यूं लिखता हूं, द एनर्जी रिलीज is not strong enough, is not strong enough to overcome the force of attraction। Hence, hence, they are slightly soluble in water। जबकि जब आप इसे ऑर्गेनिक में डिसॉल्व कर रहे हैं, जब आप इसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं, when they are dissolved in organic solvents such as hexane, such as hexane। तो ये जो आपका हेक्सेन है ना, ये जो आपका हेक्सेन है ना, हैविंग ओनली आईडी आईडी अट्रैक्शन, which is a weak attraction, weak attraction, which is a weak attraction। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आपका हैलोजिन जब आपका हैलोजिन इनमें आके डिसॉल्व होता है ना, जैसे ही नया बॉन्ड बनने लगता है, तो वो बॉन्ड इतनी एनर्जी रिलीज कर देता है, दैट इज द स्ट्रॉन्ग एनफ, that is the strong enough to 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 overcome the force of attraction between the hexane molecule। यानी कि मैं अगर आपको कहूं कि ये आपका हेक्सेन है और ये भी आपका हेक्सेन है मेरे बच्चों, हेक्सेन और हेक्सेन के बिटवीन जो है वो है आपका इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन। तो बेटा इसको ओवरकम कर देता है कौन? कौन? जब हैलोजिनो एल्केन का और इसका नया बॉन्ड बन रहा होता है, तो वो इस अट्रैक्शन को क्या कर देता है? ओवरकम कर देता है।
तो induced dipole is a weak attraction which can be which can be easily which can be easily overcome by the energy that is released when halogenoalkane when halogenoalkane is going to form is going to dissolve in hexane. ओके बेटा, बेटा यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो सो फील फ्री टू आस्क। यस, हाँ जी, सब ओके है, डन है। खदीजा कह रही है क्लियर, क्या बात है खदीजा की भाई। उरुलैन गुड हो गया, आमना गुड हो गया जी, आमना गुड हो गया भाई। और बाकियों को समझ, फैसल गुड, शमीम गुड, बासिल गुड, क्या बात है भाई, क्या बात है। डिसॉल्व इन हेक्सेन, ओके बेटा, गुड हो गया जी, गुड हो गया। तो बेटा ये सॉल्युबिलिटी थी किसकी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो वाटर में इनकी सॉल्युबिलिटी अच्छी नहीं है जितनी सॉल्युबिलिटी इनकी अच्छी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में है। तो वाटर एंड आर एक्स फॉर्म परमानेंट डायपोल्स, राइट? यस अयान, यस, यस, क्योंकि दे आर पोलर एंड whenever the polar molecules are going to interact with each other, so they are going to form permanent dipole. Okay, सही है जी, ओके। तो इसको यहीं तक रखते हैं आज हम, तो इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे, इसके रिएक्शंस हमें कंटिन्यू करने हैं, तो वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।